नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में स्वागत है आपका। वॉशिंगटन के कैपिटल एरेना में अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली और शपथ लेने के पहले ही दिन उन्होंने कई कार्यकारी आदेश जारी किए। इन कार्यकारी आदेशों की संख्या 80 से ज्यादा है। अब ऐसे में उन्होंने जो पूर्व सरकार थी, पूर्व डेमोक्रेटिक सरकार थी, उसके कई आदेशों को निरस्त कर दिया। इसमें फिलहाल टिकटॉक पर जो प्रतिबंध की सीमा है उसको 75 दिन और टालने के साथ साथ पेरिस समझौता और डब्ल्यूएचओ जैसे संगठनों से अमेरिका ने खुद को अलग कर लिया, जो कि पूरे विश्व के लिए एक चौंकाने वाली बात है। अब ऐसे में इन सारी घटनाक्रमों का, जिन जिन बातों पर अमेरिका ने हस्ताक्षर कर कार्यकारी आदेशों में अपनी मंशा जताई है, उसका पूरे वैश्विक राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इस लिहाज से इस सेगमेंट को लेकर आपके सामने हम आए हैं। चलिए आज के इस वीडियो में समझते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण कदम अमेरिका के द्वारा उठाए गए हैं उनके 47वें राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप के गद्दी पर बैठते ही। तो देखिए, इसमें इन सभी पक्षों को हम समझने की कोशिश करेंगे और क्या वैश्विक प्रभाव इसका हो सकता है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। प्रमुख अमेरिकी फैसले, बड़ी हलचल, इस शीर्षक के अंतर्गत चर्चा के बिंदुओं की बात करें तो खबर हमारी यही है कि 47वें अमेरिकी प्रेसिडेंट के रूप में डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी गद्दी नशीं वो फिर से हुए हैं। फिर से उनको सत्ता की चाबी मिली है और उस पर बैठने के साथ ही उन्होंने आते ही जो अमेरिका फर्स्ट की उनकी नीति है उसको बहुत ही क्रांतिकारी तरीके से फिर से लागू किया है। उस नीति के तहत अपना आगाज ही उन्होंने इस तरीके से बताया है कि अब आने वाले समय में वो किस दिशा में जा सकते हैं इसका अनुमान लगाया जा सकता है और वैश्विक राजनीति में एक हलचल पैदा कर दी है। क्योंकि पहले दिन ही 80 से ज्यादा ऐसे उन्होंने हस्ताक्षर किए, ऐसे कार्यकारी आदेश जारी किए जो कि पूर्व सरकारों से बिल्कुल उलट हैं। तो ऐसे में इसके कारण इसका चर्चा होना एक बहुत ही आम बात है, स्वाभाविक है। प्रमुख फैसले कौन कौन से हैं उसको हम देखेंगे, समझेंगे, जिससे कि वैश्विक राजनीति पर असर पड़ सकता है। पूरे वैश्विक समुदाय के लिए क्या वो किस दिशा में जा सकता है, ये प्रयास क्या रुख अख्तियार कर सकते हैं, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। पेरिस समझौता, डब्ल्यूएचओ से अमेरिका का हटना जैसे महत्वपूर्ण कदम है और 2 जेंडरों को मान्यता देने का जो आदेश है इसको भी एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, चौंकाने वाले कदम के रूप में देखा जा रहा है। अंत में एक अभ्यास प्रश्न भी होगा। अभ्यास प्रश्न पीवाईक्यू पर आधारित होगा, इसके इंपॉर्टेंस को देखते हुए। और एक मेंस का प्रश्न भी होगा, लिखकर आपको अभ्यास करने के लिए। साथ साथ बता दें कि सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 2 से जोड़ के इस खंड को आप देख सकते हैं। तो बात खबर की हम करते हैं। खबर आपको भूमिका के अंतर्गत ही बता दी गई कि उन्होंने जो ये कार्यकारी आदेश जारी किए हैं जिसमें कि पूर्व डेमोक्रेटिक सरकार के महत्वपूर्ण फैसलों को पलटते हुए 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने जैसे ही अपना पदभार ग्रहण किया, उन्होंने नए जितने भी आदेश जारी किए उसकी वजह से इसकी चर्चा हो रही है। इसमें 6 जनवरी को कुछ दंगाई थे, उनके खिलाफ सभी आरोपों को भी वापस ले लिया गया जो कि इनके समर्थक माने जा रहे थे। तो इस वजह से इसकी चर्चा हो रही है। तो एक एक करके शुरू करेंगे, सारे पक्षों को समझेंगे, इनके कदम को देखेंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि दृष्टि आईएएस गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में लेकर आया है आपके लिए 40% का डिस्काउंट। और ये डिस्काउंट मिल रहा है आपको ऑनलाइन पेनड्राइव कोर्स और टेस्ट सीरीज पर। साथ ही साथ आपको मिलेगा 25% का डिस्काउंट बुक्स और डीएलपी पर। और इस डिस्काउंट की जो अवधि है वो है 24 से 26 जनवरी तक। इसके संबंध में विस्तार से अगर आप कोई जानकारी चाहते हैं तो 8750187501 पर आप कॉल भी कर सकते हैं। साथ साथ आपको इसके लिए डाउनलोड करना होगा दृष्टि लर्निंग ऐप। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं वो प्रमुख फैसले कौन से हैं। तो देखिए, प्रमुख फैसलों की बात जब हम करेंगे तो सबसे पहले देखें इन्होंने क्या किया। जन्म सिद्ध नागरिकता पर सख्ती लगा दी। इसका मतलब यह हुआ कि इन्होंने इससे पहले जो नागरिकता का एक सरल नियम वहां पर था कि अगर अमेरिका में किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसको वहां की नागरिकता स्वतः मिल जाती है, प्राकृतिक रूप से मिल जाती है। चूंकि यहां पर कोई भी व्यक्ति यदि अमेरिका में जन्मा है प्राकृतिक रूप से वहां का नागरिक मान लिया जाता था। तो ये नागरिक अधिकारों में एक मील का पत्थर माना जाता था, क्योंकि इसने जो वहां पर नस्लीय भेदभाव है या जो असमानता है उसको समाप्त करने के लिए मार्ग प्रशस्त किया था। तो इस कार्यकारी आदेश में क्या ऐसा हुआ, तो देखिए इस बात पर सख्ती अब किए जाने की दिशा में कदम उठे हैं। इसमें यह कहा गया कि संयुक्त राज्य अमेरिका के जो संविधान में जो 14वां संशोधन था, ये 14वां संशोधन ही ये प्राकृतिक रूप से अधिकार प्रदान करता था, जो कि 1868 में इस 14वें संविधान संशोधन को लाया गया था, जिसके अंतर्गत यह व्यवस्था की गई थी कि कोई भी व्यक्ति अगर अमेरिका में प्राकृतिक रूप से उसका जन्म होता है तो वो अमेरिकी नागरिक अपने से मान लिया जाता है। अब यह कहा जा रहा है इस फैसले के बाद कि स्वाभाविक रूप से जन्म के आधार पर जो नागरिकता प्रदान की जाती थी अब उस पर सख्ती दिखाई देगी आपको आने वाले समय में।
ये कदम इसलिए उठाया जा रहा है कि जो अवैध अप्रवासी के बच्चे हैं उनकी नागरिकता पर अब रोक लगाई जाएगी, साथ ही साथ अवैध अप्रवासियों की जांच की जाएगी, उनकी स्क्रीनिंग को और अधिक कठोर बनाया जाएगा। साथ ही साथ एक और बात उभर कर आ रही है कि जो एलियन एनिमीज एक्ट है, एलियन एनिमीज एक्ट का भी अब उपयोग देखने को मिलेगा। दरअसल एलियन एनिमीज एक्ट की अगर बात करें तो 1798 में यह अस्तित्व में आया था। बेसिकली जो विदेशी नागरिक होते हैं, ऐसे नागरिक जिनको लेकर यह समझा जाता है कि वो दुश्मन देश के हैं और उनकी नागरिकता या वो लोग अमेरिकी सुरक्षा के लिहाज से खतरा माने जाते हैं, तो युद्ध के दौरान इस एक्ट को लागू किया जाता था, एलियन एनिमीज एक्ट को लागू किया जाता था, जिनसे कोई संभावित खतरा होता था। इसको आप देखेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय लागू किया गया था, जब इटली, जर्मनी और जापान के खिलाफ जो वहां के नागरिक थे उनके खिलाफ इस्तेमाल किया गया था। तो ऐसे कानूनों का कहा जा रहा है कि फिर से उपयोग देखने को मिलेगा। अब ये कानून द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आखिरी बार प्रयोग किया गया था दुश्मनों के लिए, इसको फिर से लागू करना एक बड़ा ही चौंकाने वाला कदम माना जा रहा है। तो ये तो फैसला ये है, नागरिकता को लेकर सख्ती देखी जा रही है। दूसरा ये है पेरिस समझौता और WHO से अमेरिका ने खुद को अलग कर लिया। आप जानते हैं कि पेरिस समझौता COP21 2015 में हुआ। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसमें कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जो वैश्विक तापमान है उसको 2 डिग्री सेल्सियस से कम करने का लक्ष्य रखा गया था। अब ऐसे में यह कोशिश की जाती है, वैश्विक रूप से यह प्रयास किया गया, यहां पर जो बातें तय हुई उसके माध्यम से, कि जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन है जो हमारी पर्यावरण को क्षति पहुंचाता है, उसके उत्सर्जन को कम किया जाए। लेकिन अमेरिका ने खुद को इस पहल से अलग करते हुए सबको चौंका दिया है। क्यों? क्योंकि जो पर्यावरण संकट है वो पूरे विश्व के लिए एक चुनौती है। अब अमेरिका का कहना यह है कि वो ये जो ऊर्जा समझौता है कहीं ना कहीं उसके जो घरेलू उद्योग है उसके लिहाज से उसको उस पर बंदिशें लगाता है। और जो अमेरिका के पास संसाधन है, अमेरिका का यह कहना है, विशेष रूप से जो नई सरकार है उसका कहना है कि जो कोयला है, तेल है, गैस है, अब वो उसका हम कह सकते हैं कि दोहन कह सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा ड्रिलिंग कह सकते हैं, इस गतिविधि को संचालित करेगा, जिससे कि उसके ऊपर जो आर्थिक बोझ है वो कम होगा। अब प्राकृतिक संसाधनों के ज्यादा से ज्यादा दोहन के माध्यम से जो ऊर्जा सुरक्षा है वो अमेरिका की मजबूत होगी। और अमेरिका ये कह रहा है कि हम इस अंतर्राष्ट्रीय दायित्व से मुक्त होना चाहते हैं और अपनी ऊर्जा सुरक्षा को और मजबूत करना चाहते हैं। साथ ही अमेरिका फर्स्ट नीति जो है उसके एक पार्ट के रूप में इस कदम को देखा जा रहा है। तो यहां पर पेरिस समझौते से खुद को बाहर कर लिया है अमेरिका ने। अब ऐसे में अमेरिका जैसी एक महाशक्ति जिसको कि पर्यावरणीय सुरक्षा के लिहाज से अग्रणी होना चाहिए, उसका कदम पीछे खींचना इस पहल की बागडोर को कहीं ना कहीं कमजोर करता है। जिसमें कि आप देख सकते हैं पहले भी जब ट्रंप आए थे सत्ता में तो उन्होंने राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल घोषित किया था। बाइडेन ने आर्कटिक भूमि और अमेरिकी तटीय जल की सुरक्षा के प्रयास, जो बाइडेन के प्रयास थे कि पर्यावरणीय लिहाज से इन जगहों की सुरक्षा होनी चाहिए, अब उसके उलट इनकी नीतियां ये है कि तेल और गैस के विकास को बढ़ावा देते हुए अलास्का में भी तेल गैस उत्पादन को बढ़ावा देने के आदेश इनके द्वारा दे दिए गए और ये कहा गया अब यहां भी ड्रिलिंग होगी, यहां भी इस ड्रिलिंग के माध्यम से ज्यादा तेल गैस को खोजा जाएगा, उसके भंडार को, और अमेरिकी ऊर्जा स्वतंत्रता की दिशा में बढ़ेगी। अब इस पर हालांकि पर्यावरणविदों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा व्यापक रूप से इसकी आलोचना की गई है और ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ लड़ाई में इसको एक बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है। दूसरी बात है WHO से अमेरिका का हटना। अब देखिए WHO, आप जानते हैं कि 7 अप्रैल 1948 को WHO का गठन हुआ था। ये एक अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा के लिहाज से गठन किया गया। इसका वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे बेहतर हो उसके लिए इसका गठन किया गया। तो उसमें से अमेरिका का हटना निस्संदेह एक बड़ा झटका है वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा के लिहाज से। क्यों? क्योंकि अमेरिका एक महाशक्ति है और इसमें अमेरिका जो सहायता देता था, विशेष रूप से जो आर्थिक सहायता देता था, उसको अब काफी झटका लगा है। क्योंकि ट्रंप ने ये कहा है, ट्रंप के भी अपने तर्क हैं, उनका ये कहना है कि अमेरिका को विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर होने की वजह यह है कि जो कोविड-19 का दौर था उस दौरान महामारी और अन्य स्वास्थ्य संकटों को गलत तरीके से मैनेज किया गया। यह आरोप है WHO पर अमेरिकी नए प्रेसिडेंट का। उन्होंने ये कहा कि WHO स्वतंत्र रूप से कार्य करने में विफल रहा था और वो कहीं ना कहीं जो इसके सदस्य हैं उन सदस्यों पर के द्वारा इसके ऊपर जो पॉलिटिकल प्रेशर डाला गया था, राजनीतिक जो प्रभाव था, उस प्रभाव के अधीन WHO ने काम किया और इस अनुचित दबाव के कारण ही हम खुद को WHO से अलग करते हैं, ऐसा कहा है नए अमेरिकी राष्ट्रपति ने। अब अमेरिका WHO को यह भी कह रहा है कि जो हमारी तरफ से जो भुगतान राशि थी वो ज्यादा थी,
उस भुगतान राशि को हम अगर तुलना करें तो चीन जैसे जो देश हैं उनकी तुलना में ये भुगतान राशि हमारी, उनको हम भी तुलनात्मक रूप से ज्यादा भुगतान करना चाहिए, लेकिन उनके ऊपर कम बर्डन है। तो ये भी एक कारण बताया है कि चीन जैसे देशों ने तुलनात्मक रूप से कम योगदान दिया है और हम ज्यादा दे रहे हैं, तो इसलिए हम खुद को इससे अलग करते हैं। अब अमेरिका जैसी महाशक्ति के अलग होने से निस्संदेह जो वैश्विक स्वास्थ्य संकट का टाइम आ सकता है, वैसे तो नहीं आना चाहिए, हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कभी ना आए, लेकिन अगर ऐसा आएगा तो जो वैश्विक स्वास्थ्य संकट आता है तो ऐसे समय में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को ये कमजोर करने वाले एक कदम के रूप में देखा जाएगा। एक बात और कि 6 जनवरी को एक दंगा हुआ था। 6 जनवरी 2020 की अगर बात करें, 2020 में राष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ था जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की हार हुई थी, और हार के बाद इनकी पार्टी के जो इनके कार्यकर्ता थे उसमें इन्होंने चुनाव में धांधली और चुनावी परिणामों को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज की। आपत्ति दर्ज करने के क्रम में ही वहां पर मार्च निकला और उस मार्च के बाद हिंसा भड़की। उस हिंसा में 5 लोगों की मौत भी हो गई थी। उस दंगे में जिन लोगों के ऊपर आरोप लगाए गए थे तो उन आरोपियों को भी इन्होंने फिलहाल ये कहा है कि 6 जनवरी को जो दंगाई जिनके ऊपर आरोप लगे थे उनको आरोप मुक्त किया जाता है। जो कैपिटल बिल्डिंग थी, बेसिकली जो संविधान सभा वहां की हम कह सकते हैं, जो कांग्रेस की बिल्डिंग होती है जहां पर सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लोग बैठते हैं, एक राष्ट्रीय ऐतिहासिक स्थल है, वहां पर यह दंगा भड़का था। तो उनके ऊपर जो आरोप लगे थे लगभग सभी लोगों के खिलाफ ये आरोप जो है वो हटा दिए गए हैं। अगला चौंकाने वाला कदम ये भी था। साथ ही साथ बात टिकटॉक पर बैन की हो रही थी। ये हो रहा था कि जो 19 जनवरी 2025 तक आते आते टिकटॉक को बैन किया जाएगा, लेकिन फिलहाल 75 दिनों के लिए अभी इसको और टाल दिया गया है और यह कहा गया है कि हम इसको बेचने या बंद करने का निर्णय करेंगे। इस आदेश ने टिकटॉक पर संभावित प्रतिबंध को टालने का काम किया, जिससे उसके प्रशासन को यह समय मिल गया है कि इसके संबंध में उपयुक्त समाधान जो भी है समय के हिसाब से निकाला जाएगा। तो यह भी एक कदम है कि इस पर प्रतिबंध के बारे में सोचा जा रहा था, फिलहाल इस पर प्रतिबंध को 75 दिन के लिए टाला गया है। अगला यह है कि जो सभी सरकारी कर्मचारी हैं उनको यह कहा गया है कि जो वर्क फ्रॉम होम का कल्चर है उसको समाप्त करते हुए फिर से उनको ऑफिस लौटना होगा, और साथ ही साथ सभी संघीय कर्मचारी को यह कहा गया कि तुरंत आप ऑफिस आएं, और साथ ही साथ सरकारी एजेंसियों में जो नियुक्तियां हैं फिलहाल उस पर भी रोक लगाई जा रही है। तो कुल मिला के जो आर्थिक रूप से जहां जहां इनको ये लगता है अमेरिका फर्स्ट जो पॉलिसी है उसके तहत एक गोल्डन अमेरिका के बारे में बात की जा रही है। गोल्डन समय, एक स्वर्णकाल की बात करते हुए कि हम एक ऐसा स्वर्णकाल लेके आएंगे अमेरिका के लिए, और अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी पर चलते हुए लगभग वो सभी गतिविधियां जहां पर अमेरिका को आर्थिक रूप से फिर से सशक्त बनाया जाए उस दिशा में कदम उठाते हुए ये सब कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन साथ साथ एक जो अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी होती है उन जिम्मेदारियों से हटना, दूसरी तरफ जो पर्यावरणविद हों या जो दूसरे अंतर्राष्ट्रीय जो सामाजिक कार्यकर्ता हों उनके लिहाज से ये थोड़े से चौंकाने वाले कदम हैं। दूसरी बात हम करेंगे, 2 जेंडर को मान्यता देने का आदेश दिया गया है। इसमें यह कहा गया कि जो इससे पहले की सरकार थी, जो बिडेन की सरकार थी, उसमें बात यह हो रही थी कि जितने भी लोग, ऐसे लोग जो समलैंगिक हैं या ट्रांसजेंडर हैं, उनके खिलाफ जो भेदभाव होते हैं उसको समाप्त किया जाए, उनको भी एक सम्मानजनक जीवन प्रदान किया जाए। तो जो भी कदम उठाए गए थे उनको पलटते हुए अब यहां पर कहा गया है कि जो भी सरकारी पहचान पत्र होंगे या पासपोर्ट होगा, वीजा होगा, उसमें 2 ही लिंग के रूप में अब पहचान होगी, या तो स्त्री और या तो पुरुष। तो यहां पर फिलहाल जो कदम पिछली सरकार के दौरान उठाए गए थे उसको पलटते हुए यह कहा गया है कि अब केवल 2 जेंडरों को ही मान्यता दी जाएगी। समलैंगिक और ट्रांसजेंडर के जो कॉन्सेप्ट को है वहां फिलहाल जो सरकारी पहचान पत्र होंगे वहां से इनको फिलहाल हटाया गया, यही कहा जाएगा। और तीसरी बात जो है यहां पर एक और चीज देखने में आ रही है कि डोज एक सलाहकार समूह होगा, उसको मंजूरी दी गई है। और ये सलाहकार समिति क्यों बनाई गई है? तो बेसिकली ये सलाहकार समिति इसीलिए बनाई गई है कि और कहां कहां कटौती की जा सकती है। अब देखें कि ट्रंप ने डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी जो कि एक सलाहकार समूह है इसको बनाने का आदेश दिया है, और ये कहा है कि जो इसमें इस सलाहकार समिति में प्रमुख भूमिका होगी किसकी? एलोन मस्क की, और उनकी उपलब्धियों को देखते हुए इसमें सम्मिलित किया गया। और ये कहा गया अमेरिकी सरकार में जो भी बड़े बदलाव हो सकते हैं और क्या व्यापक कटौती हो सकती है उसके लिए ये डोज जो सलाहकार समूह होगा वो सलाह देने का काम करेगा। तो ये जितने कदम आप देख रहे हैं वो अमेरिका को आर्थिक रूप से फिर से सशक्त बनाने के लिए इनके द्वारा उठाए गए हैं। हालांकि कुछ चिंताएं भी हैं जिनको आपके सामने रखा गया। अंत में बारी अभ्यास प्रश्न की आती है। आज के संदर्भ पर आधारित 2 अभ्यास प्रश्न हैं, जिसमें एक पीवाईक्यू और दूसरा मेंस का प्रश्न है। आपके सामने हम रखते हैं और आपसे जवाब की अपेक्षा रखते हैं। पहला प्रश्न है कि डोनाल्ड ट्रंप ने किस कानून का उपयोग विदेशी सदस्यों को निशाना बनाने के लिए किया?
विकल्प ए आवर्जन और राष्ट्रीय अधिनियम, दूसरा है विदेशी शत्रु अधिनियम, तीसरा है विदेशी संबंध अधिनियम, चौथा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। और मेंस का प्रश्न है आपके लिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने WHO से अमेरिका को बाहर करने का निर्णय लिया, इसके पीछे उनके तर्क क्या थे और इससे वैश्विक स्वास्थ्य राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी चर्चा करें। तो उम्मीद है इन दोनों ही प्रश्नों के जवाब एक का अभ्यास करेंगे और दूसरे का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। तो लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।